आज देश भर में लगेंगे रोजगार मेले। प्रधानमंत्री मोदी 51,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री मोदी नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद व्यक्तियों को करेंगे संबोधित। कानपुर और औरैया जनपद जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। औरैया के बाद कानपुर नगर को सीएम करेंगे प्रस्थान। कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए दूसरी लिस्ट जारी की। 45 कैंडिडेट्स में पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन का भी नाम जुबली हिल्स से उतारा। दिल्ली में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को हटाने का प्रस्ताव मंजूर। सरकार ने ही एलजी के पास फाइल भेजी थी। अब केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। असम के लखीमपुर में लैंडस्लाइड। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर एक और आपदा। लाखों मछलियां मरने की आशंका। आज शरद पूर्णिमा पर होगा चंद्र ग्रहण। चांद की 16 कलाओं पर ग्रहण का साया। दोपहर 3:30 बजे से बंद हो जाएंगे मंदिरों के कपाट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों का रुख करते हैं। खबर आपको हम बागपत से बताते हैं। इस बीच बागपत से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बागपत से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर लाक्षा ग्रह को लेकर चल रहे विवाद में आज फैसले की बात सामने आई है। बावन सालों से चल रहा न्यायालय में मुकदमा, यह हम जानकारी आपको हम बता दें। और मुस्लिम पक्ष के वकील ने दलील दी, तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर कहा कि ये बदरुद्दीन की दरगाह है, वहां के स्थान पर कब्रिस्तान। यह हम जानकारी आपको हम बता दें। हिंदू पक्ष के वकील ने भी अपनी दलील दी है। तो लाक्षा गृह परिसर में होता है संस्कृत विद्यालय का संचालन। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और लाक्षा गृह में क्या था, कौरवों द्वारा खंडवों वन और बरनावा में स्थित है महाभारत कालीन समय का लाक्षा गृह। लाक्षा गृह पर मालिकाना हक पाने के लिए यहां पर अहम बातें। और 52 सालों से चल रहा न्यायालय में मुकदमा। मुस्लिम पक्ष के वकील ने दलील दी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मुस्लिम पक्ष के वकील की ओर से दलील दी गई है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम खास होगा। दीपोत्सव को लेकर भूमि पूजन शुरू हुआ और नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है दीपोत्सव में। दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर लोगों में उल्लास है। 11 नवंबर को प्रस्तावित है दिव्य दीपोत्सव कार्यक्रम। दीपोत्सव में जलाने वाले 11 लाख दीपक अयोध्या पहुंचे हैं। तो दीपोत्सव में जलाने के लिए दीपक अयोध्या पहुंच चुके हैं और दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आरपी जुड़ चुके हैं। आरपी, भव्य दीपोत्सव हो, इसको लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। दीपक भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। इस बार कौन सा नया रिकॉर्ड कायम किया जाना है? ठीक है। तो अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां हो रही हैं। दीपोत्सव को लेकर भूमि पूजन भी शुरू हो चुका है और इस दीपोत्सव को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो आरपी से हमारा संपर्क नहीं हुआ है। ये बड़ी जानकारी अयोध्या से आपको हम बता दें, जहां पर दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और इस बार के दीपोत्सव को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से खबर है, जहां पर आज भी वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 279 दर्ज किया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 300 के पार पहुंच चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता हुआ, जिससे प्रदूषण किस हद तक बढ़ चुका है वो भी नजर आ रहा है। और यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 279 तक दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल यह हम खबर आपको हम बता दें। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 300 के आंकड़े के आगे बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में कई इलाकों में 300 के पार पहुंचा है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता ही जा रहा है और हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। दिल्ली से खबर आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का झारखंड का दौरा है। बीजेपी की संकल्प यात्रा का आज समापन होगा। हरमू मैदान में राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे संबोधित। बीजेपी की संकल्प यात्रा का आज होगा समापन। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरमू मैदान में राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित करेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बीजेपी की संकल्प यात्रा का आज समापन होगा। तो आज बीजेपी की संकल्प यात्रा का होगा समापन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज झारखंड का दौरा करने वाले हैं और यह हम खबर आपको बता दें, आज समापन होगा। बीजेपी की संकल्प यात्रा का आज होगा समापन। हरमू मैदान में राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे संबोधित। और बागपत से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर लाक्षागृह को लेकर चल रहे विवाद में आज फैसले की बात सामने आई है। आज बागपत कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। लाक्षागृह पर मालिकाना हक पाने के लिए मुकदमा 52 सालों से न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। मुस्लिम पक्ष के वकील ने दलील दी है और कहा कि ये बदरुद्दीन की दरगाह है और बाकी स्थान पर कब्रिस्तान है। हिंदू पक्ष के वकील ने भी अपनी दलील दी है और कहा कि महाभारत कालीन समय से सनातन धर्म की धरोहर लाक्षागृह परिसर में होता है। संस्कृत विद्यालय का संचालन। कुलदीप पंडित हमारे साथ में इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। कुलदीप, आज बागपत कोर्ट फैसला सुनाएगी। लाक्षागृह को लेकर फैसला आना है। अलग अलग लोगों की अपनी अपनी दलीलें हैं। सभी वकीलों ने अपनी अपनी बात कही है। क्या पूरी जानकारी है और क्या फैसला आज कितने बजे तक आ सकता है?
जी, आपको बता दूं, यहाँ पर हमारी जो मुस्लिम धर्म के जो अधिवक्ता है शाहिद अली, उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो है मजार है यहाँ पर, अब बदरुद्दीन की मजार इसको बताया जा रहा है और बाकी हिस्से में इसको कब्रिस्तान बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, जब हमारी रणवीर सिंह जो हिंदू अधिवक्ता है, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये महाभारत कालीन समय से ही यहाँ पर जो था ये लाक्षा ग्रह इसको रखा गया था और यहाँ पर एक गुफा बनाई गई थी और गुफा के रास्ते से ही जो पांडव यहाँ पर थे, जिन्होंने रात्रि में यहाँ पर विश्राम किया था, तो वह इसी गुफा के रास्ते से वह बाहर निकले थे। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो है एक मायावी महल का निर्माण किया गया था और पांडवों ने कौरव को जलाने का षड्यंत्र यहाँ पर रचा था। उसी समय से ही यहाँ पर जो गुफा बनाई गई थी, उसी गुफा के रास्ते से ही जो पांडव थे वो सकुशल बाहर निकल सके थे। और इसके साथ साथ यहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय का एक संचालन किया जाता है, जिसमें लगभग 250 वहाँ पर जो है बच्चे जो है वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और वहां पर यज्ञ हवन वगैरह ये सब कुछ वहां पर किया जाता है और पौराणिक इतिहासों में भी इसका नाम लाक्षा ग्रह के नाम से ही बरनावा का दर्ज है। जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर आपने कहा ना कि लाक्षागृह में एक तरफ विद्यालय का संचालन भी होता है और बच्चे आते हैं, अलग अलग लोगों के अपने अपने दावे हैं। हालांकि फैसला सर्वोपरि होगा, जो फैसला सामने आएगा उसके हिसाब से भी चीजें आगे चल सकेंगी। लेकिन जो विद्यालय चल रहा है, क्या इसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या इस पर कोई असर पड़ा है इस पूरी सुनवाई का और इस मामले का? जी, आपको बता दूं, हालांकि आज जो है वाल्मीकि जयंती है, वाल्मीकि जयंती पर हालांकि अवकाश रखा जाता है, लेकिन एक विशेष अदालत में आज ये फैसला रखा गया है। विशेष अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और दलील सुनने के बाद फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया है और कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 4 से 5 बजे तक इसमें अहम फैसला आ सकता है। और यहाँ पर सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पुलिस बल लगाया गया है और इतना ही नहीं, बरनावा में जो लाक्षा ग्रह है वहां पर भी पुलिस बल तैनात किया गया है। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जिस तरह से वाराणसी में जो है या अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ था, अयोध्या राम मंदिर की तरह से ही बागपत का लाक्षा ग्रह भी इसी ऐसी विवादों में यहाँ पर ये फंसा हुआ है। और इसमें अगर हम लोग धर्म गुरुओं की बात करें तो धर्म गुरुओं का साफ तौर पर कहना है कि जो यहाँ पर पुरातत्व विभाग है, पुरातत्व विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि ये लाक्षा ग्रह है और महाभारत कालीन समय से ही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका कुलदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लाक्षागृह को लेकर चल रहे विवाद में आज फैसले की बात सामने आई है और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लाक्षागृह को लेकर आज फैसले की बात सामने आई। विवाद में आज बागपत कोर्ट फैसला सुनाएगी। हंसडीहा पुलिस ने देर शाम 3 संदिग्ध युवकों को हिरासत में ले लिया है। हालांकि इस संबंध में पुलिस कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो हिरासत में लिए गए 3 युवक पिछले दिनों गंगवारा के समीप हुई लूट की वारदात में शामिल थे और पुलिस को इन लोगों की कई दिनों से तलाश भी थी। बताया जाता है कि पुलिस की गिरफ्त में आए युवक अलग अलग जिलों से कई थाना क्षेत्रों में हुई आपराधिक घटनाओं में शामिल है। अगली खबर है सरगुजा से, जहां पर अंबिकापुर में नामांकन दाखिल करने के नजारा कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशियों का देखने को मिला है। आमना सामना हुआ और बीजेपी प्रत्याशी राजेश अग्रवाल ने छुए टीएस सिंहदेव के पैर छूकर राजेश ने लिया टीएस सिंहदेव से आशीर्वाद। सरगुजा कलेक्ट्रेट कार्यालय के ठीक सामने ये नजारा देखने को मिला है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं और कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशियों का आमना सामना हो गया और बीजेपी प्रत्याशी राजेश अग्रवाल ने टीएस सिंहदेव के पैर भी छुए हैं। पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया है और प्रत्याशियों का आमना सामना हुआ। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं और सरगुजा अंबिकापुर में
नामांकन दाखिल करने के दौरान ये नजारा देखने को मिला है। अगली खबर है बलौदाबाजार से, जहां पर कसडोल विधानसभा के कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल देखने को मिला। कसडोल प्रत्याशी का दिल्ली में विरोध। कांग्रेस के कसडोल प्रत्याशी संदीप साहू को बताया पैराशूट। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव विमल साहू लामबंद हुए। कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में बाहरी प्रत्याशी का विरोध किया। कांग्रेस कमेटी के टिकट बंटवारे में बताया धोखा। तो कांग्रेस कमेटी के टिकट बंटवारे में धोखा बताया है। आम खबर आपको हम बता दें, कांग्रेस के कसडोल प्रत्याशी संदीप साहू को बताया पैराशूट। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव विमल साहू लामबंद हुए हैं। कांग्रेस के कसडोल प्रत्याशी संदीप साहू को पैराशूट बताया है। और यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, कांग्रेस कमेटी के टिकट बंटवारे में धोखे की बात सामने आई है। और बलौदाबाजार से खबर है, कार्यकर्ताओं ने कसडोल प्रत्याशी को लेकर यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने कसडोल प्रत्याशी का लेकर अहम बातें कही हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर है मनेंद्रगढ़ से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा मनेंद्रगढ़ के प्रत्याशी श्याम बिहारी जायसवाल और विधानसभा भरतपुर सोनाहत की प्रत्याशी रेणुका सिंह के समर्थन में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा चैनपुर के समीप आयोजित आम सभा में दिखाई दिए, जहां कार्यक्रम को सफल बनाने में क्षेत्र आम जनता एक बड़े जन सैलाब के रूप में दिखाई दी है। जहां तक नजरें गई, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को विधानसभा चुनाव में तय भाजपा विजयी के नारे लगाते देखा गया है। नागरिकों से अपील करना चाहता हूं कि आजादी के लंबे कालखंड में देश की जनता को धोखा देने वाली पार्टी से इस राज्य को बचाइए, यहाँ के नौजवानों के भविष्य को बचाइए, यहाँ के आने वाले पीढ़ी को बचाइए। उन्होंने केवल अपने पूर्वजों की तरह, पूर्वज यानी देश की आज़ादी के बाद इस देश में जो पहली सरकार बनी और प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने शपथ लिया, 55 वर्षों तक उनकी सरकार चली, 10 कार्यकाल उनको मिला, उनके 7 प्रधानमंत्री हुए और उन 7 प्रधानमंत्री ने 55 साल तक कहा कि हम गरीबी दूर करेंगे, देश का विकास करेंगे, लेकिन 55 वर्ष देश की आज़ादी के 75 वर्ष बाद तक भी कुछ नहीं हुआ। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के विकास के लिए और दुनिया का सबसे सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए आज बीड़ा उठाया है। किस विकास की बात करते हैं? विकास पुरुष वो स्वयं अपने मुंह से कहकर अपने हाथ से अपनी पीठ जरूर थपथपाते हैं। कल लेदरी गई थी, लेदरी में जल मंत्रालय भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य में 9,000 करोड़ रुपए भेजा, आज तक उसका टेंडर नहीं हुआ है, काम अभी तक रुके हुए हैं। छत्तीसगढ़ में केवल 23% काम हुआ है। कागजों में इस भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में केवल कागजों में काम हो रहा है, भूमि पूजन हो रहा है। ये छोटे मोटे काम, ये चबूतरा बनाना, छोटे छोटे सीसी रोड बनाना, ये तो रूटीन के काम है। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम खास होगा। दीपोत्सव को लेकर भूमि पूजन भी शुरू हो गया है और रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। इस दीपोत्सव को दिव्य और भव्य बनाने के लिए अभी सिद्धिए भी पहुंच चुके हैं और इसको बेहद खूबसूरत ढंग से मनाया जाएगा। 11 लाख दीपक अयोध्या पहुंच चुके हैं। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अभी से तेज कर दी गई हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आरपी सिंह जुड़ चुके हैं। आरपी, दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह है और इस बार दीपोत्सव में कौन सा नया रिकॉर्ड बनाया जाना है? कितनी तैयारी इस दीपोत्सव को लेकर अयोध्या में नजर आ रही है?
जी बताना चाहेंगे, रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव बहुत भव्य रूप से होगा। वो पल होगा कि देखने पूरी अयोध्या दुल्हन की तरफ सजाई जाएगी और लाइटों से लेकर के पूरी और जितनी रोड है वॉल पेंटिंग भी की जाएगी, जगह जगह पर व्यवस्था की जाएगी और पूरी अयोध्या एक तरीके से नजर आएगी। आप चाहे रोड से देखेंगे चाहे जिस तरफ से, और घाटों पे भी पूरी व्यवस्था की गई है कि और यहाँ लगभग 24 लाख दीपक जल रहा है। कहीं न कहीं मठ मंदिर से लेकर के हर जगह दीपक जलाएंगे। लोगों में कितना उत्साह भी बात कराएंगे। जो यहाँ के मठ मंदिर है पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, कितने दीपक जलाएंगे, क्या जलाएंगे, उसके बारे में अभी जानकारी करता हूँ कि यहाँ पे जो मठ मंदिर है वहाँ पे क्या व्यवस्था। बिल्कुल साफ तौर पर आरपी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर महोत्सव को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है, तो जिससे माननीय श्री योगी जी ने प्रारंभ कराया है। आने वाले समय में इस प्रकार से खुशियां छा जाती हैं, क्योंकि इस समय राम जन्मभूमि भव्य और नभ मंदिर निर्माण भी हो रहा है। इसलिए 21 लाख दीपों का अयोध्या में जलना सुनिश्चित हो चुका है, जिसमें मठ और मंदिरों में परम पूज्य संतों ने, अयोध्या तीर्थ पुरोहितों ने भी अपनी तरफ से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का कार्यक्रम किया है। क्योंकि जिस प्रकार से अयोध्या में एक विकास की गंगा बह रही है, एक अयोध्या के लिए गौरव की बात है। और अयोध्या ऐसे धाम में जो विकास की गंगा इस सरकार ने बहाया है, इसलिए बारंबार सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। आने वाले समय में आज ही के दिन श्री केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री जी अयोध्या पधार रहे हैं। उनका भी स्वागत सम्मान के लिए अयोध्या के तीर्थ पुरोहित भी सम्मान के लिए उनके तैयार हुए हैं। जिस प्रकार से आज योगी सरकार और मोदी सरकार ने अयोध्या की विकास की बात की है और अयोध्या में गंगा माननीय विकास की गंगा बहाया है, इसके लिए बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूं। कहीं न कहीं बताना चाहेंगे कि जो 21 लाख सरकार जलाएगी, बाकी और 4 लाख जो दीपक मठ मंदिर से लेकर पूरी अयोध्या में आह्वान हुआ है, हर घर में दीपक जलेगा, तो कहीं न कहीं 24 लाख का आंकड़ा या 25 लाख का आंकड़ा पार हो सकता है। जी बिल्कुल साफ तौर पर देखिए रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है और इस दीपोत्सव को लेकर काफी उत्साहित जनता, देश भर में लोग भी नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आरपी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो दीपोत्सव को लेकर विशेष तैयारियां और नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दीपोत्सव को लेकर विशेष तैयारियां कर ली गई हैं। और दीपोत्सव में नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टी की गतिविधियां तेज हो गई हैं। अगर बात करें शक्ति जिले के चंद्रपुर विधानसभा की, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संयोगिता युद्धवीर सिंह जोदेव का दौरा डोर टू डोर जारी है। और बता दें कि पिछले 5 सालों से लगातार चंद्रपुर विधानसभा में संयोगिता सिंह जोदेव भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं, जिनकी मेहनत और लगन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पुनः चंद्रपुर विधानसभा से विधानसभा चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बताकर मैदान में उतारा है। इसके बाद से लगातार विधानसभा के गांव-गांव पहुंचकर लोगों से जनसमर्थन मांग रही हैं, विधानसभा की जनहित मुद्दों और कांग्रेस की नाकामियों को गिना रही हैं। देखिए, हमारा लगातार भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क कार्यक्रम पूरे चंद्रपुर विधानसभा में चल रहा है। और आज मालखरौदा मंडल में हम लोग का कार्यक्रम आज नगझर, नवापारा, चाटीपाली, भिलाईगढ़, खेमरा ऐसे सभी गांव में है। तो अभी हम लोग नगझर गांव में जनसंपर्क में हैं और यहाँ उपस्थित समस्त माता बहनों का सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और बिल्कुल आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चंद्रपुर विधानसभा से जीत दर्ज कराएगी। आने वाले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज भोपाल का दौरा है और बीजेपी कार्यालय में लगेंगे भोपाल नर्मदापुरम संभाग की बैठक। भोपाल में ही रात्रिकालीन विश्राम भी करेंगे अमित शाह। करीब 3 घंटे प्रदेश भाजपा कार्यालय में रहेंगे अमित शाह। तो करीब 3 घंटे तक प्रदेश भाजपा कार्यालय में रहेंगे अमित शाह, यह हम जानकारी आपको हम बता दें। और चुनावी रणनीति के साथ नाराज नेताओं को मनाने पर होगी चर्चा। पुरानी बैठक के लिए फैसलों पर भी चर्चा करने की बात सामने आई है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और रविवार को भोपाल से खजुराहो के लिए रवानगी की बात सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल के दौरे पर हैं। बीजेपी कार्यालय में भोपाल नर्मदापुरम संभाग की बैठक होगी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम भोपाल से बताते हैं, जहां पर सपा ने खेला है बड़ा खेल और सीएम शिवराज के खिलाफ बुधनी से उतारा प्रत्याशी। वैराग्यनंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा को बनाया प्रत्याशी। अनूपपुर में विशाहू लाल सिंह के खिलाफ विनोद सिंह बने हैं प्रत्याशी और बहोरीबंद सीट पर शंकर महतो को बनाया उम्मीदवार। भिंड की अटेर सीट पर अरविंद भदौरिया के सामने मुन्ना सिंह भदौरिया। बिजावर में कैंडिडेट बदलकर बीजेपी की पूर्व विधायक को टिकट। बिजावर सीट पर सपा ने बड़ा उलटफेर किया है। घोषित प्रत्याशी डॉक्टर मनोज यादव की जगह पर रेखा यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और बिजावर में कैंडिडेट बदलकर बीजेपी की पूर्व विधायक को टिकट की बात सामने आई है। अगली खबर है कुरुक्षेत्र से, जहां पर साल का आखिरी चंद्रग्रहण लगने जा रहा है, तो वहीं वैज्ञानिक की दृष्टि से ज्योतिष विद्वानों के अनुसार अपनी अपनी राय है। वैज्ञानिक की दृष्टि से पैनोरमा और विज्ञान केंद्र के परियोजना समन्वयक और प्रमुख सुरेश सोनी ने अपने तरीके से चंद्रग्रहण लगने के कारणों और प्रभाव के बारे में विस्तार से बात की। तो वहीं ज्योतिष की दृष्टि से गायत्री ज्योतिष अनुसंधान केंद्र प्रमुख डॉक्टर रामराज कौशिक ने अपने तरीके से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों के बारे में बताया है। पौराणिक मान्यता है कि पूर्णिमा की रात जब राहु और केतु चंद्रमा को निगलने का प्रयास करते हैं तो चंद्रमा पर ग्रहण लग जाता है और वहीं चंद्रग्रहण से कुछ घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से भी सूतक काल को अच्छा समय नहीं माना जाता। हमने एक टर्म सुनी होती है कि ज्वार भाटा ना, तो वो जो होते हैं उनका जो एक विशेष महत्व होता है कि जहाँ जो समुद्र किनारे होगा उसका जो पानी का जो उतार चढ़ाव का जो लेवल होगा वो अपेक्षाकृत कम ज्यादा हो जाता है। तो ये ज्वार भाटा है, उस तरीके का प्रभाव पड़ सकता है। मौसमी है जो हल्का फुल्का प्रभाव है वो पड़ सकता है। उसकी वैज्ञानिक रूप से व्याख्या की जा सकती है कि इनके तीनों के एक लाइन में होने के कारण होता है। और उसका भी कारण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो चंद्रमा है और सूर्य है वो तीनों एक लाइन में होने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों के दोनों जो है वो पृथ्वी के सेंट्रल जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास कहीं एक ही तरफ जोर लगा रहे हैं, एक ही तरफ खींच रहे हैं। उसके कारण गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ स्पेशल प्रभाव देखने को मिलते हैं, लेकिन अलग अलग राशियों पर अलग अलग तरीके का प्रभाव होगा। इस तरीके की किसी भी मान्यता में विज्ञान है वो विश्वास नहीं करती। तो इससे क्या होता है कि एक पक्ष में, महाभारत में भी एक जगह वर्णन आता है कि एक पक्ष में दो ग्रहण नहीं आने चाहिए। अगर एक पक्ष में दो ग्रहण आते हैं तो युद्ध जैसा वातावरण बनता है। तब जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था। बोलते हैं कि जो विश्व में अशांति फैलती है और विश्व के कई देश आपस में युद्ध जैसे जो हालात जो है वो बनते हैं। और दूसरा जो ग्रहण है वो 0.126 इसका जो परम ग्रास है वो रहेगा और ग्रास यानी लगभग 13% जो है चंद्र ग्रहण रात्रि में दिखाई देगा। और अगली खबर है मंडला से, जहां पर एफएसटी टीम ने चेकिंग के दौरान 3 व्यक्तियों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से सोना, चांदी के जेवरात और नकदी भी बरामद की है। और एफएसटी टीम प्रभारी रमेश प्रसाद मेहरा ने कहा कि तीनों व्यक्तियों के पास सोने, चांदी के जेवरात और नकदी मिले हैं, जिसके बाद थाना बीजाडांडी पुलिस ने तीनों व्यक्तियों से पूछताछ कर सोने चांदी सहित नकदी रुपए जब्त किए हैं। आचार संहिता के चलते जो एफएसटी टीम गठित हुई है, मंडला जिले में एफएसटी टीम क्रमांक 3 के द्वारा मानेकसरा रोड पर सोना एवं चांदी और कुछ नकदी रुपए बरामद किए गए हैं, जिसमें चांदी की मात्रा करीब 33 किलो है और सोना 388 ग्राम जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए है।
और 10 लाख रुपए से ऊपर की लिमिट होने के कारण आयकर विभाग के द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर एमपी विधानसभा चुनाव में बड़ी सियासत हलचल और महान दल सपा के साथ मिलकर लड़ेगा चुनाव। सपा और समाजवादी विचारधारा के लोगों का लक्ष्य भाजपा का जन विरोधी सरकार को हटाना है। तो भाजपा की सरकार को हटाने को लेकर ये लक्ष्य रखे जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो भाजपा की जन विरोधी सरकार को हटाना है, ये बड़ा लक्ष्य। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लगातार ये प्रयास किया है कि जो समान विचारधारा वाले दल हैं, जिनका लक्ष्य इस देश से जन विरोधी सरकार, जो संविधान विरोधी है, जो लोकतंत्र विरोधी है, उसको हटाना है। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में प्रयास किया था कि कांग्रेस से गठबंधन हो जाए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के हिस्से की सीट उनको दे, लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का लक्ष्य केवल समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा के लोगों का है। कांग्रेस का लक्ष्य कुछ और है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में महान दल के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर राजधानी के महोत्सव की तारीख तय हो गई है। 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक लखनऊ महोत्सव होगा। काशीराम सांस्कृतिक स्थल पर होगा आयोजन और एलडीए कॉलोनी कानपुर रोड के सेक्टर एल स्थित आयोजन के लिए समितियों का गठन का आदेश जारी किया गया है। गठित समितियां महोत्सव से संबंधित काम का निर्णय लेंगी, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और काशीराम सांस्कृतिक स्थल पर आयोजन होगा। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर एलडीए कॉलोनी कानपुर रोड के सेक्टर एल स्थित बैठक समितियों का गठन काशीराम सांस्कृतिक स्थल पर आयोजन होगा। यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर काशीराम सांस्कृतिक स्थल पर आयोजन होगा। मिर्जापुर से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का 30 अक्टूबर को संभावित दौरा है। लालगंज के मिलिट्री कंपाउंड में बनाया जा रहा पंडाल संभावित आगमन को लेकर युद्ध स्तर पर चल रही है तैयारी। तो युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी हैं। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर नारी वंदन कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। आम खबर आपको हम बता दें। और सैकड़ों की संख्या में परियोजनाओं का शिलान्यास भी कर सकते हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये आम खबर, जहां पर सीएम योगी का 30 अक्टूबर को संभावित दौरा है। लालगंज के मिलिट्री कंपाउंड में पंडाल बनाए जाने की बात सामने आई है। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला होगा। तो लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला होगा।
अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो मैच शुरू होने से 3 घंटे पहले खुलेगा स्टेडियम का गेट। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर 3 घंटे पहले गेट खुलेगा। रात 8:30 बजे के बाद स्टेडियम में प्रवेश बंद हो जाएगा और एक बार अंदर जाकर दोबारा बाहर आने पर दोबारा प्रवेश नहीं मिल सकेगा। वीआईपी के साथ तो सुरक्षाकर्मी स्टेडियम में नहीं जा सकेंगे। सुरक्षा में 8 एसपी, 14 एएसपी, 35 सीओ, 143 इंस्पेक्टर तैनात कर दिए गए हैं। 516 एसआई, 21 महिला एसआई और यहां पर सिपाहियों की भी तैनाती की गई है। 37 महिला सिपाही, 77 होमगार्ड के अलावा 9 कंपनी पीएसी की भी तैनाती यहां पर रहने वाली है। लखनऊ से बड़ी जानकारी, भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला 29 अक्टूबर को लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अयोध्या से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर चंद्र ग्रहण के चलते 4 बजे बंद हो जाएंगे मंदिरों के कपाट। आज द्वितीया पाली में बंद रहेंगे रामलला के दर्शन। श्रद्धालुओं के लिए 4 बजे बंद कर दिए जाएंगे मंदिर। राम मंदिर समेत सभी प्रमुख मठ मंदिरों के द्वार पर लग रहा चंद्र ग्रहण। रात 1:04 पर लगेगा ग्रहण और 1:44 तक ग्रहण काल रहेगा। चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है। सूतक लगने से पहले भगवान की आरती के बाद भोग लगेगा। भोग लगाने के बाद बंद कर दिए जाएंगे मंदिर के पट और 29 अक्टूबर को फिर मठ मंदिरों के द्वार खोले जाएंगे। और इस दौरान कई राशियों पर इसका असर पड़ने वाला है। गर्भवती महिलाओं समेत कुछ राशियों के लिए ये ग्रहण काल रहेगा। भोग लगाने के बाद मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे। तो आज चंद्र ग्रहण और शरद पूर्णिमा के मौके पर पड़ने वाला ये चंद्र ग्रहण क्या कुछ अहमियत रखता है वो आपको हम बता रहे हैं। भोग लगाने के बाद देखिए कपाट बंद कर दिए जाएंगे और यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 29 अक्टूबर को बाद में दोबारा से मंदिरों के कपाट खोले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमरोहा से खबर है, जहां पर भूमाफियाओं पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। हरे भरे पेड़ काटकर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी पर प्रशासन का बुलडोजर चला है और प्रशासन के बुलडोजर ने अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कराया। प्रशासन कार्रवाई से भूमाफिया से हड़कंप मचा है। भूमाफियाओं में हड़कंप। नगर कोतवाली क्षेत्र के अकबरपुर पट्टी मार्ग का ये पूरा मामला बताया जाता है। यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर अवैध कॉलोनी पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। तो अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। प्रशासन के बुलडोजर चलने से माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। नगर कोतवाली क्षेत्र के अकबरपुर पट्टी मार्ग का ये पूरा मामला बताया जाता है। अमरोहा से खबर, माफियाओं पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। हरे भरे पेड़ काटकर बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनियां। आम खबर आपको हम बता रहे हैं और अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला है। तो अवैध कॉलोनी पर चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन के बुलडोजर ने अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया है। आम खबर आपको हम बता दें, और इस बीच एक दुखद खबर बहराइच से सामने आ रही है। बहराइच से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर के न्यूज इंडिया के पत्रकार शकील अहमद का निधन हुआ। बहराइच से खबर, के न्यूज इंडिया के पत्रकार शकील अहमद का निधन हो गया। देर शाम एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ में निधन हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये दुखद खबर सामने आई है। पत्रकार शकील अहमद के निधन से पत्रकारों में शोक नजर आया है। ये बड़ी जानकारी। 1 महीने से कुछ गंभीर बीमारियों से शकील परेशान थे, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। उनका इलाज हालांकि लगातार जारी था, लेकिन
दरमियान देर शाम को एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ में उनके निधन की दुखद खबर सामने आई है और पत्रकार शकील अहमद के निधन से पत्रकारों में शोक दिखाई दिया है। 1 महीने से कुछ गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे शकील और देर शाम एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ में अंतिम सांस ली है। शकील अहमद के निधन से के न्यूज़ इंडिया परिवार को भी बड़ी क्षति पहुंची है और के न्यूज़ इंडिया परिवार के पत्रकार शकील अहमद का निधन हुआ। देर शाम एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ में उनके निधन की दुखद खबर सामने आई है। वो कई बीमारियों से परेशान थे और पत्रकार शकील अहमद के निधन से पत्रकार जगत में भी दुख देखने को मिला है और गंभीर बीमारियों से शकील जूझ रहे थे, उनका इलाज चल रहा था, लेकिन देर शाम और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायबरेली से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर त्योहारों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने परखी है सुरक्षा व्यवस्था और संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की तलाशी भी ली गई है। शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाए जाने की अपील की गई है। सीओ समेत पुलिस बल सड़कों पर पैदल मार्च करते हुए नजर आए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अपर पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था परखी है और संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की तलाशी ली गई है। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाए जाने की अपील भी की गई है। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर पुलिसकर्मियों को रिटायर करने की तैयारी। 50 सालों से अधिक उम्र वाले पुलिसकर्मी रिटायर होंगे। अब 50 साल से अधिक उम्र वाले पुलिसकर्मी रिटायर होंगे। पुलिस विभाग ने शुरू की स्क्रीनिंग, ट्रैक रिकॉर्ड देखकर की जाएगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति और 30 मार्च 2023 को पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग शुरू। पीएससी में लिस्ट 20 नवंबर तक भेजने के आदेश दिए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और पुलिस विभाग ने स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और ट्रैक रिकॉर्ड देखकर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की जाएगी। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बताते हैं और 30 मार्च 2023 को पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग शुरू किए जाने की बात कही गई। लखनऊ से अगली बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। दीपावली के बाद बीजेपी नेताओं का इंतजार खत्म हो जाएगा। दीपावली के बाद जारी होगी आयोग निगम बोर्ड सदस्यों की सूची। निगम बोर्ड के मेंबर और अध्यक्ष समेत सभी पदों की सूची। सालों पार्टी की सेवा करने वाले नेताओं को मौका मिलेगा। नेताओं को भी सूची में मिलेगी जगह। कई पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भी रेस में शामिल हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त क्या अहम खबर आपको हम बता दें, निगम बोर्ड के मेंबर और अध्यक्ष समेत सभी पदों की सूची की बात सामने आई है। यह अहम खबर आपको हम बता दें। और अब सीधा आपको औरैया लेकर चलते हैं। यहां पर करोड़ों की सौगात देने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। जनपद औरैया की बहनें कैसे एकत्र होंगी, लेकिन जब मैं यहां आकर के देखा हूं आप सबकी उपस्थिति और इस पूरे भरे हुए पंडाल को देख करके, अब मेरी समझ में आया कि वास्तव में हमारे पूर्वजों ने नारी को शक्ति के प्रतीक के रूप में क्यों रखा। अपने कार्य को समय से पूरा करना और पूरी प्रतिबद्धता के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना अगर किसी को सीखना है तो नारी शक्ति से सीखे। आज आपका एक कार्यक्रम स्वयं इसका एक उदाहरण है। आप सबका मैं इसके लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। हम सब आज यहां पर एकत्र हुए हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, जिन्होंने जो कहा सो करके दिखाया। देश के अंदर
100 वर्ष के बाद नई संसद बनी, नया संसद भवन बना और नया संसद भवन का पहला सत्र किस कार्य के लिए होना है, इसको तय करने के लिए जब सदन बुलाया गया, किसी को पता नहीं था क्या होने वाला है, तो प्रधानमंत्री जी ने आधी आबादी को सम्मान देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद से पारित करवा करके मातृशक्ति के सशक्तिकरण और सम्मान को स्वर्णाक्षरों में फिर से आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। हम सब जानते हैं कोई समाज तब तक स्वावलंबी और सशक्त नहीं हो सकता जब तक कि उस समाज में आधी आबादी सुरक्षित और सम्मान के साथ जीवन यापन न कर रही हो। और इसी को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी ने इस अधिनियम को पूरी प्राथमिकता के अंदर पहली जो नई संसद बनी है, नई संसद का पहला सत्र देश की मातृशक्ति को समर्पित करते हुए उनको विधानसभा और संसद के यानी लोकसभा में 1/3 सीटों पर वे स्वयं उनके लिए सीटें रिजर्व हो और उनसे वे चुनकर के आए और देश के अंदर सरकार बनाने में, प्रदेशों के अंदर सरकार बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके, विकास की प्रक्रिया को प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने में योगदान दे सके। इसके लिए आप सबको सम्मान देने के लिए ही प्रधानमंत्री जी ने इस अधिनियम को पारित करवाया है। वास्तव में भारत प्राचीन काल से ही नारी शक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता रहा है। याद करिए देश की आजादी की लड़ाई के बाद जब 1947 में देश आजाद हुआ, 1952 में पहला आम चुनाव होना था। देश के अंदर मताधिकार का प्रयोग करने की स्वतंत्रता किन किन लोगों को होनी चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे, भारत दुनिया का वह देश है जिसने अपनी संसदीय प्रणाली लागू होने के साथ ही आधी आबादी को भी मतदान देने का पूरी स्वतंत्रता दी। 1952 में ही भारत के अंदर हमारी माताओं और बहनों को अपने वोट को देने का पूरा अधिकार मिल गया था, जबकि दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्र के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले ब्रिटेन को भी वहां की महिलाओं को यह अधिकार बाद में प्राप्त हुआ, भारत की महिलाओं को पहला यह अधिकार प्राप्त हुआ। भारत तो हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा है और आज उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। हम लोगों का यही मानना है कि बगैर आबादी की को सम्मान दिए बगैर, उनके सशक्ति के बगैर विकास की योजनाओं का मूल्य अधूरा है, उसका कोई मूल्य नहीं बल्कि वह अवमूल्यन की तरफ जाएगा। और इसी को ध्यान में रख करके आज डबल इंजन की सरकार विकास के कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मिशन शक्ति का चतुर्थ चरण उसी श्रृंखला का हिस्सा है। इसमें एक और बेटियों और बहनों को सुरक्षा की पूरी गारंटी देना, दूसरी ओर उनके सम्मान के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को जन जागरण के माध्यम से उन तक पहुंचाने का कार्यक्रम बनाना और तीसरे चरण में उनके स्वावलंबन के लिए शासन की विभिन्न स्कीमों को, योजनाओं को उनको जोड़ने का कार्यक्रम करके उनके आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त करना। इस संबंध में अनेक कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकारें पहले से संचालित कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, आपने देखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में जब हमारे सामने आंकड़े आते थे, वे आंकड़े चौंकाने वाले होते थे। लिंग परीक्षण के नाम पर
बेटियों को पेट में ही मार दिया जाता था, भ्रूण हत्याएं होती थी। अनेक जगह इस प्रकार की तमाम कुरीतियां थी जिनके कारण असंतुलन, बेटे और बेटियों के बीच में असंतुलन की स्थिति पैदा होने लग गई थी। मुझे याद है जब पहली बार जब मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए गया था, तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि कुछ जनपद ऐसे हैं जिन जनपदों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। और तब ये हुआ था, उस समय हम लोगों ने एक ऑपरेशन मुखबिर की एक योजना चलाई थी कि कहीं भी भ्रूण परीक्षण नहीं होगा, बेटी को पेट पे ही मारने का पाप नहीं कोई करेगा, और अगर करेगा तो सख्त सजा भी करेंगे। और फिर धीरे धीरे करके हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अनेक योजनाएं प्रारंभ की। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद ही इस दिशा में अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। मातृ वंदना का कार्यक्रम हो, मिशन इंद्रधनुष का कार्यक्रम हो, स्टैंड अप की योजना हो, या अनेक जो कार्यक्रम चले थे जो केवल महिलाओं को ध्यान में रख करके बनाई गई थी, वह योजनाएं तो चली रही थी, लेकिन साथ साथ जब राज्य की योजनाएं भी अलग से प्रारंभ होकर के इस दिशा में आगे बढ़ी, आज उसके अच्छे परिणाम हम सबके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बेटी के जन्म लेने से लेकर के बेटी के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए अब तक हम 15,000 दे रहे हैं। नए सत्र में इस राशि को 25,000 रुपए करने का निर्णय लिया जा चुका है और इसके लिए बजट का प्रावधान किया जा रहा है। बेटी जन्म लेगी तो बेटी के रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। तो औरैया से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने करोड़ों की सौगात देने के बाद आम जनता को भी संबोधित किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।